हेलो दोस्तों, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों की श्रृंखला जो बन रही है उसमें एक अन्य जनजाति कोरवा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोरवा जनजाति जो मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में इनका निवास है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ की 7 जनजातियां ऐसी हैं जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है, जिसमें से 5 जनजातियां केंद्र सरकार द्वारा और 2 जनजातियां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का इनको दर्जा दिया गया है। अब विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको क्यों दर्जा दिया जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो उसमें वीडियो में जाके देख सकते हो। अगर मैं संक्षिप्त रूप में बताऊँ तो ये जो जनजातियाँ हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ये अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देके इनके लिए एक विशेष अभिकरण बनाया जाता है और विशेष योजनाओं के अंतर्गत इनको लाभ प्रदान किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। ठीक है, लगभग उसमें कैलकुलेट किया है तो 9-9.5 हज़ार युवाओं को उसमें गवर्नमेंट रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकार अभिकरण बनाती है और उसके लिए विशेष योजनाएं लाती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति जो है ना, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है। पहला फैक्ट ये हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसके लिए केंद्र सरकार ने 2 विशेष अभिकरण बनाए हैं। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा अभिकरण। तो इसको हम देखेंगे पहाड़ी कोरवा क्या है। तो पहाड़ी कोरवा अभिकरण ये अंबिकापुर में है और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर विकास अभिकरण बनाया गया है जसपुर में। तो ये 2 जनजातियाँ, ये जो है अभिकरण, ये मेन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम देखें कि ये जो जनजाति है कोलेरियन परिवार की जनजाति है। ठीक है ना, विशेष अलग अलग समुदाय बनाए गए हैं जनजातियों के। तो ये कोलेरियन समूह से वास्ता रखती है। तो ये कोलेरियन परिवार के जनजाति हैं और मुंडा या कोल की एक उपशाखा के रूप में ये जानी जाती हैं। मुंडा या कोल जो जनजाति है उनकी एक उपशाखा के रूप में जानी जाती हैं। मुंडा या कोल जो जनजातियां हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करती हैं। तो उनकी एक शाखा जो बनी पहाड़ी कोरवा है ना, ये जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये कोलेरियन परिवार है करके बताया बाय कोलोनिल डाल्टन। ठीक है, एक समाजशास्त्री है कोलोनिल डाल्टन, उन्होंने कोरवा के बारे में बताया कि ये कोलेरियन परिवार से संबंधित है। ये अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं। काग भगोड़ा वो होता है जैसे खेत में कोई पुतला बना दिया जाता है, हाथ में लकड़ी या कुछ औजार पकड़ा के उनको खड़ा कर दिया जाता है ताकि चिड़िया ना आए। तो ये अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं क्योंकि इसके पीछे एक कथा है महादेव और माता पार्वती की कि ये एक जगह खेती करते हैं और चिड़ियों से बचाने के लिए अपने फसल को एक काग भगोड़ा लगा देते हैं खेत के बीच में। तो उससे क्या होता है, फसल बहुत अच्छी होती है और चिड़िया उनका फसल नहीं खा पाती। तो जिसके कारण से माता जो पार्वती है वो उनको महादेव को आग्रह करती है कि इसमें जान फूंक दी जाए काग भगोड़े में। तो इसी प्रकार इनका जन्म हुआ। काग भगोड़े से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और एक और है कि ये जसपुर के खुरिया से अपनी उत्पत्ति और मानते हैं, जसपुर के खुरिया से। इसके संबंध में ये एक और फैक्ट आता है कि खुरिया से तो इनकी जो देवी है, मुख्य देवी खुड़िया रानी, तो इनकी मुख्य देवी खुड़िया रानी है। तो दोनों जो है, दोनों उत्पत्ति वो हैं, है ना, जिसके पीछे तर्क मिलता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा। आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से आंसर दिया जाए उस तरीके से आप आंसर करिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं और इनकी
है ना। दो प्रकार हैं कोरवा जनजाति की, एक पहाड़ी कोरवा, एक दिहाड़ी कोरवा, जिसे दिहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। ये जो पहाड़ी कोरवा होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, पेड़ों पर अपना मचान बनाकर निवास करती हैं। मचान का अर्थ ये होता है कि घास फूस से बना हुआ कोई घर होता है, बहुत ही सस्ते में बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जंगल में निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं, तो इनको ये घास फूस आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो ये पेड़ पर मचान बनाकर रहने लगते हैं। और मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा जनजाति ही पाई जाती है। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है। दिहाड़ी कोरवा या दिहाड़ी कोरवा, डीह का अर्थ होता है गांव, ठीक है, यानी कि वो पहाड़ी कोरवा, है ना, जो गांव में निवास करती है, यानी मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, उसको दिहाड़ी कोरवा कहा जाता है, ठीक है। और एक और शाखा माना जाता है मांझी। मांझी जो एक जनजाति है, इसको कोरवा जनजाति से ही संबंधित किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में केवल रायगढ़ क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। अब आपको बता दूं कि CGPSC एग्ज़ाम में आजकल जो पैटर्न है उसमें 2-3 फैक्ट को एक साथ पूछा जाता है कि कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। तो उसमें 2-3 फैक्ट को आपको दिया जाएगा और 2-3 फैक्ट इन्हीं में से कुछ होगा, आपको छांटना पड़ेगा ही। इसलिए छोटे से छोटे फैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट रखता है, तो हर एक फैक्ट को आप अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद इनके अधिवास के बारे में जानते हैं, यानी कि इनका निवास कैसे होता है। ये 2 प्रकार से निवास करते हैं, एक तो बड़े ग्राम, एक तो छोटे ग्राम बोला जाता है। बड़े ग्राम उस जगह को कहते हैं जहां पहाड़ी कोरवा जनजाति के अलावा और कोई दूसरी जनजाति रहती है। मान लिया जाए पहाड़ी कोरवा के अलावा बैगा जनजाति रहती है ना, तो उसे बड़े ग्राम कहा जाता है। छोटे ग्राम उस जगह को कहा जाता है जहां केवल पहाड़ी कोरवा ही निवास करते हैं, यानी उनका खुद का कबीला होता है, पहाड़ी कोरवा ही उस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उसको छोटे ग्राम कहा जाता है। और एक बात और है, ये इनको घुमंतू जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांव में अगर किसी के साथ अगर विवाद हो जाता है तो ये गांव को छोड़कर फिर से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए इनको घुमंतू जनजाति कहा जाता है। अब इनके संबंध में सामाजिक संगठन देखते हैं। सामाजिक संगठन में इनके 5 गोत्र पाए जाते हैं। 5 गोत्र, इनका जो गोत्र होता है वो टोटम पर आधारित होता है। जैसे टोटम होता है वैसे ही ये गोत्र रखते हैं। तो मैंने टोटम के बारे में बताया था कि गण चिन्ह से संबंधित है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा टोटम के बारे में जानने के लिए। टोटम शब्द भी जनजातियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इनका टोटम है बांस, तो बांस को कहा जाता है हसवा, तो टोटम बांस, गोत्र हसवा। उसी प्रकार बैल गोत्र, बैल टोटम है, और एसिरावार इनका गोत्र है, ठीक है। इनका टोटम है सामत वृक्ष, सामत वृक्ष, और गोत्र है सामत। कुत्ते का सिर टोटम और गोत्र है मुड़ियार। चिड़ियों के घर की मिट्टी और गोत्र है गिनू, ठीक है। इसके संबंध में एक और फैक्ट है कि ये अपना गोत्र परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है और पूछा गया है, जहाँ तक मेरे याद आ रहा है, कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना गोत्र बदलते रहती है, तो वो कोरवा जनजाति है जो अपना गोत्र परिवर्तित करते रहती है, चेंज करते रहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, और इस कृषि करने की जगह भी अलग अलग जगह चेंज करते जाते हैं। उसी प्रकार इनके पंचायत को देखें तो पंचायत होती है मयारी। इनके पंचायत को कहते हैं मयारी। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जितने भी जनजातियां हैं अपने लिए एक विशेष सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित होने की कोशिश करती हैं। तो ये क्या करती हैं, सबसे बड़ा हिस्सा होता है ग्राम की समस्याओं को समाधान करना। तो ये क्या करती है, अपने लिए एक बनाती है, एक पंचायत बनाती है, ठीक है। एक से अधिक गांव की एक पंचायत होती है जिसको मयारी कहा जाता है, और उसके प्रमुख को प्रधान या लोटादार कहा जाता है, ठीक है। प्रधान या लोटादार दोनों फैक्ट सही हैं, तो इसको याद रखिएगा, पंचायत मयारी, और इनके प्रधान को प्रधान या लोटादार कहा जाता है। अब इनके शब्द की उत्पत्ति हुई है, कोरवा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो होडावास से हुई है, ठीक है।
होडावास से हुई है। होडावास किसको कहा जाता है भाषा में? पृथ्वी को खोदने वाले को। तो इसमें एक फैक्ट और बनता है, पृथ्वी को खोदने वाली जनजाति कौन सी है? तो कोरवा जनजाति। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मैंने बताया जसपुर के खुरिया से, और इसी से एक फैक्ट याद रख सकते हो, इनकी प्रमुख देवी है खुड़िया रानी। इनके निवास के बारे में देखें तो निवास इनका मुख्यतः सरगुजा संभाग में, और सबसे ज़्यादा जो निवास करती है इन सभी जिलों में निवास करती है कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, और ये आपका हो जाएगा के फॉर कोरिया। ठीक है, तो इतने जिलों में ये निवास करती हैं। तो ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी जो है आपके सरगुजा संभाग के ही जिले हैं। ये कोरबा आपका बिलासपुर जिले का है, बाकी सरगुजा संभाग के ही जिले हैं। कोरबा के अलावा बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, अंशतः पाई जाती हैं। इनकी कृषि को कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को बेवारी कहते हैं। ठीक है ना, इनकी जो कृषि होती है उनको बेवारी कृषि कहा जाता है। तो आप और देख लेना, बेवारी कृषि है ना, बेवार कृषि, जैसे कि बैगा जनजाति में कृषि पद्धति को बेवार कृषि कहा जाता है। तो और कौन कौन सी जनजातियों में कृषियों को बेवार कृषि कहा जाता है, और कौन कौन सी जनजातियाँ स्थानांतरित कृषि करती हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। लगभग सभी जनजाति स्थानांतरित कृषि ही करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मुख्य पेय पदार्थ, जो सभी जनजातियों में हमने पढ़ा है, इनका मुख्य पेय पदार्थ है हंडिया। ठीक है, जो कि ये गोंदली यानी कि प्याज से, कुटकी, ठीक है, चावल जैसा, फिर बाजरा, ये सभी के मिश्रण से बनाई जाती है। प्याज को इसमें टेस्ट के लिए इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इनकी जो हंडिया है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है हंडिया, गोंदली, कुटकी और बाजरा के मिश्रण से बनता है। ये अपने लिए एक नई नाप तौल की इकाई बनाए हैं। ठीक है, जैसे हम तराजू से तौलते हैं, किलोग्राम, ग्राम से हम मापते हैं, उसी प्रकार ये पैली नामक अपना नाप तौल चलाते हैं। पैली, यह क्या होता है? यह तांबे या लकड़ी का बना होता है। इसमें क्या होता है? 850 ग्राम चावल होता है। तो ये लकड़ी या तांबे का कुछ बनाते होंगे जिसको पैली कहते हैं, और पैली से ही ये नाप तौल करते हैं, जिसमें एक पैली यानी 850 ग्राम चावल आ सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, पैली। ठीक है, उसी प्रकार देवी देवता के बारे में देखें तो मुख्य देवी है खुड़िया रानी, सिंगीर देव। सिंगीर देव के नाम से ये एक त्यौहार मनाते हैं, सिंगरी। ठीक है, सिंगरी जो हर 5 साल में मनाते हैं, उस उपलक्ष्य में मेला भी लगता है, और महिलाएं अपने घरों पे भित्ति चित्रांकन करती हैं। तो खुड़िया रानी यहाँ से याद रख सकते हो, सिंगीर देव आप सिंगरी त्यौहार से याद रखो। फिर बाकी जनजातियों जैसे बूढ़ा देव, ठाकुर देव, महादेव और करम देव की भी ये आराधना करती हैं। फिर और है एक गोरिया देव होता है। गोरिया देव जो होता है पशुधन का देवता होता है, गोरिया देव। तो गोरिया देव को भी याद रखिएगा। उसके अलावा सर्प, सूर्य और चंडी की भी ये पूजा करते हैं। सर्प, सूर्य और चंडी की पूजा आराधना ये करते हैं। उसी प्रकार हम इनके त्यौहार को देखें, कोरवा जनजाति के त्यौहार में, तो एक आपका होता है बीज बोहनी। बीज बोहनी जो कि बीज बोने के अवसर पर ये बीज बोहनी त्यौहार मनाया जाता है। ये कृषि से संबंधित है ना, कृषि से संबंधित है। बीज बोहनी कोरवा जनजाति, कोरा, ये भी कृषि से ही संबंधित है। उसी प्रकार जो धेरसा त्यौहार होता है, धेरसा त्यौहार होता है ये दाल की फसल, ठीक है ना, जनवरी माह में जब दाल की फसल ये वो करते हैं, तो उस समय ये उड़द उबाल कर, है ना, उसका सेवन करते हैं। तो धेरसा त्यौहार इस प्रकार मनाया जाता है, जनवरी में के आसपास ये मनाया जाता है। तो त्यौहार में यही सब पूछता है किस जनजाति से संबंधित है, किस माह में, और क्या इसमें मुख्य होता है। तो धेरसा त्यौहार इस प्रकार मनाया जाता है। नवाखानी, जो कि लगभग सभी जनजातियों में नवाखानी मनाया जाता है। हम लोग भी, है ना, मैदानी क्षेत्र के लोग भी इसको मनाते हैं। नवाखानी को नई फसल की पूजा करते हैं, और नई फसल जो आती है उसको हम टेस्ट करते हैं, तो वो नवाखानी इस प्रकार मनाया जाता है। उसी प्रकार होता है सोहराई त्यौहार। सोहराई त्यौहार जो कि दशहरा के बाद मनाया जाता है
है ना। और सिंगरी त्यौहार जो मैंने बताया, हर 5 साल में ये त्यौहार मनाते हैं। उस उपलक्ष्य पर मेला का आयोजन करते हैं और महिलाएं भित्ति चित्रांकन करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंगरी, सोहराई, ढेरसा, बीज बोहनी। तो ये आप सभी याद ना रखें, लेकिन 4 बिल्कुल याद रखें, सिंगरी, बीज बोहनी, है ना, सोहराई और ढेरसा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो सिंगरी त्यौहार है बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेरसा त्यौहार इंपॉर्टेंट है और बीज बोहनी। और जिस प्रकार ट्रेंड चलता है पीएससी का, तो सोहराई को भी पूछा जा सकता है। और कुछ कॉमन्स होते हैं जनजातियों में, उसको कन्फ्यूज़न के लिए नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि नवाखानी का त्यौहार कौन कौन सी जनजातियाँ मनाती हैं, या इसके ऊपर अलग अलग फैक्ट बना के पूछ सकते हैं कि नवाखानी का संबंध किससे है, नई फसल की पूजा से, या और बहुत सारे फैक्ट बना के पूछ सकते हैं नवाखानी में। उसी प्रकार जो विवाह संस्कार होते हैं, सभी जनजातियों में अलग अलग विवाह संस्कार प्रचलित हैं। कुछ कॉमन होते हैं लेकिन कुछ विशेष होते हैं। तो हम कोरवा जनजाति में देख लेते हैं, एक ढुकू विवाह होता है। ढुकू विवाह जो कि अगरिया जनजाति में भी होता है, यह हठ विवाह है। हठ विवाह को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको आप याद रखना। ढुकू विवाह में क्या होता है, महिलाएं पुरुष के घर में आके बैठ जाती हैं, तो दोनों के परिवार वाले अगर राजी हो जाते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। तो ये होता है ढुकू विवाह, जो कि हठ विवाह कहलाता है। दूसरा होता है मंगी विवाह। कोरवा जनजाति में ज़्यादातर मंगी विवाह प्रचलित है। ठीक है, मंगी विवाह में क्या होता है, पूरे जो ग्रामीण होते हैं, पूरे ग्रामीण जो होते हैं वो मिलकर शादी का खर्च उठाते हैं। तो ये मंगी विवाह होता है, जो कि अगहन और माघ 2 ही माह में किया जाता है। इसी अवसर पर कोरवा जनजाति दमनच नृत्य, या इसी को कहते हैं डुमकिच नृत्य, ये करते हैं, जो कि एक भयोत्पादक नृत्य है। ठीक है, कोरवा जनजाति जो करती है वो दमकच नृत्य है, डुमकिच नृत्य, जो कि भयोत्पादक है। और कोरवा जनजाति के बहुत सारे नृत्य हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट एक लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक शादी की रस्म होती है, बूंदा भराई, सूद बंधोनी, सगाई विवाह, गौना यानी विदाई। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कोरवा जनजाति के विवाह संस्कार के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही हैं। इसमें ढुकू विवाह किया जाता है, इसमें बाल विवाह का प्रचलन अत्यधिक है। ठीक है, इसमें सूक प्रथा चलती है। सूक प्रथा यानी कि वधु मूल्य चुकाने की प्रथा होती है, यानी कि लड़के वाले लड़की के परिवार को उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करते हैं, उसे सुख धन कहते हैं। सुख धन यानी वधु मूल्य। उसी प्रकार इनके जनजातियों में सगोत्र विवाह वर्जित है, सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। विधवा विवाह और बहु विवाह प्रचलित है। बहु विवाह का अर्थ मतलब एक से अधिक के साथ शादी करना, वो बहु विवाह। जो विधवा विवाह है वो भी प्रचलित है। प्रायः कोरवा जनजाति के लोग 2 विवाह करते हैं, क्योंकि इनके जनजाति में 2 विवाह करना प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है, इसलिए ये अधिकतर 2 विवाही होते हैं कोरवा जनजाति में। तो ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रसव, जब गर्भधारण करती है स्त्री तो उसके लिए एक अलग कमरा बना दिया जाता है, जिसको कुंबा कहते हैं। और जो दाई होती है, जो है ना, जो इलाज करती है या बच्चा पैदा करवाने में सहायता करती है, उसको डोंगिन दाई कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रसव करने के लिए एक अलग से कुटिया बनाई जाती है, जिसको कुंबा कहते हैं, और प्रसव करवाने वाली दाई को डोंगिन दाई कहते हैं। एक शब्द है दरहा। दरहा क्या होता है, जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसमें लोहे से दागा जाता है, 10 से 16 निशान दागा जाता है, जिसे दरहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मृतक संस्कार में देखें, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को ये 10 दिन का मनाते हैं। 10 दिन का शोक संस्कार होता है। इसमें एक संस्कार होता है नवाघाती या नवाघानी, जिसको कहा जाता है,
ये 10वें दिन मनाया जाता है नवाघानी। उसके बाद इसमें क्रियाकर्म का जो समय होता है उस समय कुमारी भात का आयोजन किया जाता है। तो नवाघानी क्रियाक्रम, ठीक है, क्रियाक्रम में कुमारी भात का आयोजन होता है। कुमारी भात का आयोजन कौन सी जनजाति करती है मृत्यु संस्कार में? तो कोरवा जनजाति। ये मानती है कि जो मृत्यु होती है वो पूर्वजों के प्रकोप से होती हैं, यानी कि जो पुराने पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए हैं वो इनसे रूठ जाते हैं, नाराज होते हैं, तब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। अगर बच्चे की मृत्यु होती है तो उसको वट वृक्ष के नीचे दफन किया जाता है, ठीक है। तो मृतक संस्कार में इतना है। इनमें लोकगीत प्रचलित है, जैसे कर्मा, विवाह, फाग, जो कि बहुत सारे जनजातियों में कॉमन है। फाग अधिकतर बैगा जनजाति में फेमस है, ठीक है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कर्मा, इनका एक देवता भी है, करम देव है ना, करम देव है, तो इसे आप याद रख सकते हो कर्मा। और कर्मा जो है गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार और मुंडा जनजाति करती है, और ये मुंडा समूह की एक जनजाति, इसलिए कर्मा त्यौहार ये मनाती हैं। इनके नृत्य में मुख्य नृत्य है आपका दमनच नृत्य या डुमकिच नृत्य इसे कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मुख्य फैक्ट है भयोत्पादक नृत्य, जिसे राक्षसी नृत्य भी कहा जाता है। इनके जनजातियों में कुछ निषेध है कि मृत्यु होती है, मृत्यु होने पर ये जो पेड़ में जो मचान बनाकर रहते हैं, ठीक है। अधिकतर हम पहाड़ी कोरवा की बात कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है अधिकतर। तो ये मचान पे आग लगा के, है ना, मचान की झोपड़ी पे आग लगा के ये दूसरी जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। लेकिन ऐसा कमार जनजाति में हमने पढ़ा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो उसमें क्या होता है कि जो कमार जनजाति होती है, किसी की मृत्यु होने पर वो अपना घर त्याग कर देती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ मचान बनाकर रहते हैं, इसलिए उस झोपड़ी को आग लगाकर चले जाते हैं। इनका इसके पीछे इनका फैक्ट भी है कि यहाँ अगर हम झोपड़ी रखें तो यहाँ भूत प्रेत वगैरह आने का डर रहता है, इसलिए ये झोपड़ी पे आग लगा के चले जाते हैं। इनका एक विश्वास है कि ये अगर शिकार करते समय अगर कोई बच्चा रोता है तो इसको ये अशुभ मानते हैं, ठीक है। कोरवा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनका कद जो होता है वो अधिकतर छोटा ही होता है, तो ये भी एक अलग टाइप का फैक्ट है, इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ये मुख्य फैक्ट है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोरवा जनजाति को अपना दत्तक पुत्र माना है, ठीक है। ये है इनकी जनजातियों में महुआ शराब है, महुआ शराब का प्रचलन भी है ना। और मुख्य पेय मैंने बताया था हंडिया, लेकिन महुआ शराब का भी प्रचलन है और पुरुष चोंगी पीते हैं, ठीक है। पुरुष क्या पीते हैं? चोंगी पीते हैं। इनकी धार्मिक मान्यता के बारे में देखा जाए तो ये आत्मवाद को मानते हैं, ठीक है ना। आत्मवाद की इनकी धार्मिक मान्यता में इंक्लूडेड है। इनके जनजातियों में देवर भाभी विवाह भी मान्य है, ठीक है, देवर भाभी विवाह मान्य है। अब हम देखें पहाड़ी कोरबा के, है ना, हम जनगणना के बारे में, तो 2005-06 में इनकी जनसंख्या थी 34,122 और हम मान लें साक्षरता हम देखें तो 22.02%, ठीक है। अब हम देखें 2011 में जनगणना के हिसाब से 1,29,429, फिर पुरुष हैं 64,866 मेल, 64,563 फीमेल हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा जितनी भी जनजातियां हैं उसमें कम से कम 4 से 5 जनजातियों का क्रम आप याद रखिएगा कि कौन सी जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में अधिक है। तो उसी कारण मैं ये जनगणना बताता हूँ। आपके डाटा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर क्रम इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके अभिकरण के बारे में बताया कि पहाड़ी कोरवा अभिकरण अंबिकापुर, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर अभिकरण जसपुर और पहाड़ी कोरवा अभिकरण अंबिकापुर। और कुछ प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, उसको मैंने दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है ना। और जो लेक्चर बने हुए हैं तो उसमें प्रकोष्ठ भी देख लीजिएगा। प्रकोष्ठ बहुत सारे बने हुए हैं पहाड़ी कोरबा के लिए। टोटल विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 9 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको मैंने
वो करवा दिया है, कवर करवाया है। तो एक बार हम मेन फैक्ट को एक बार और देख लेते हैं। कोरवा जनजाति मुंडा या कोल की एक उपशाखा मानी जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, केंद्र सरकार द्वारा, है ना, कोरवा अभिकरण, ठीक है ना, पहाड़ी कोरवा अभिकरण अंबिकापुर, पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर अभिकरण जसपुर, ठीक है। और हम देखें मुख्य फैक्ट में तो इनका पेय पदार्थ है हंडिया, जो कि गोंदली, कुटकी और बाजरा से निर्मित होता है। सरगुजा संभाग में मुख्यतः निवास करती हैं, ठीक है। इनकी पंचायत जो होती है वो मयारी कहलाती है। इनकी बोली होती है कोरबोर, सिंगली, कोरबा। खुड़िया रानी मुख्य देवी है, सिंगिर देव है। गोरिया देव जो है पशुधन के देवता है। बीज बोहनी पर्व मनाते हैं, कृषि से संबंधित है। धेरसा पर्व, सोहराई पर्व और सिंगरी पर्व। सिंगरी हर 5 साल में मेला का आयोजन और भित्ति चित्रांकन, याद रखिएगा। मुख्य विवाह है ढुकू विवाह और मंगी विवाह। ढुकू विवाह महिला पुरुष के घर जाके बैठ जाती है। उसके बाद बाल विवाह का प्रचलन है, ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन है। और प्रायः 2 विवाह करते हैं। 2 विवाह करना इनके जनजातियों में प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है। उसके बाद प्रसव कराने के लिए झोपड़ी कुंबा, दाई का नाम डोंगिन दाई, दरहा 5 वर्ष पर 10 से 16 निशान आग से दाग कर, और कुमारी भात का आयोजन क्रियाकर्म के समय। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको दत्तक पुत्र माना है। प्रमुख नृत्य है दमनच नृत्य। तो आई होप यहाँ से कोरबा जनजाति के बारे में आपको एकदम डिटेल नॉलेज हुआ होगा, जितना किसी भी अन्य वीडियो में आपको नहीं मिलता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए निरंतर बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आते रहेंगे, CGPSC और व्यापम से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।